की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली जून एंड जुन मिल ही जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि मानो एक दो सेकंड के लिए दुनिया थम सी गई हो। शाओ जुन निंग दोनों को बात करने के लिए वहां छोड़कर साइड में चले जाते हैं। यहाँ जुन ली जून से बोलती है तुम कब रिलीज हुए, लेकिन ली जून कोई जवाब नहीं देता। जुन बोलती है तुम्हारे फ्यूचर को लेकर क्या प्लान्स है, लेकिन ली जून बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, तो तुम शादी कर रही हो शाओजू के साथ, कॉन्ग्रेचुलेशन, सही है। जुन बोलती है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करते हो। तुम पहले से बिल्कुल नहीं बदले, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल हार्टलेस। यह ली जुन मुस्कुराती है, बोलता है कि टाइम इज प्रीशियस फॉर एवरीवन, और ये डायलॉग मारकर वो वहां से चला जाता है। जब वो जा रहे होते हैं तब निंग शाओज से टकरा जाता है और जुन का बैग शाओजू के हाथ से नीचे गिर जाता है। निंग बैग को उठाकर शाओजू को देता है, और इधर जुन अभी भी वहीं खड़ी हुई थी। जुन ली जुन की बातों से बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, और ये देखकर शाओजू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है जुन के लिए। इधर सीन शिफ्ट होता है, ली जुन भी कैफे की बातों को ही याद कर रहा होता है कि किस तरह से जुन एंड शाओजू हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रहे थे। ली जुन सोच रहा होता है कि क्या जुन शाओजू के साथ हैप्पी है। यहाँ निंग अपने बैग में से एक वॉलेट निकालता है जो कि जुन का था, और उसने जुन के बैग में से चुराया था जब वो शाओजू के साथ टकराया था। यहाँ ली जुन निंग को डांटता है कि तुम्हें अपनी गलत हैबिट सुधारनी चाहिए और ये वॉलेट वापस कर देना। यहाँ निंग वॉलेट में से एक कीरिंग निकालकर ली जुन को देता है। दरअसल एक कीरिंग वही था जो ली जुन ने जुन को दिया था। ली जुन कीरिंग देखकर शौक हो जाता है कि अभी भी जुन ने वो संभाल कर रखा हुआ था। इधर सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट से शाओ जुन वापस उसी आर्ट गैलरी में जाते हैं जहाँ शाओ जुन से बोलता है कि मैंने देखा कल तुमने किस तरह से रिएक्ट किया। ली जुन से इतने टाइम मिलने के बाद भी मैं इस चीज को और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी ली जुन के लिए कोई फीलिंग्स है? जुन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद काफी टाइम मिलने के बाद मैंने कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया होगा। या शाओजू बोलता है कि देखो, मैं उससे खुद को कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन जुन बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, तुम उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छे हो। यहाँ शाओजू बोलता है तो क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? जुन मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। इधर सीन शिफ्ट होता है, ली जुन एंडिंग अपने लिए एक फ्लैट ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ढंग का सा फ्लैट नहीं मिल रहा होता है। वो जहाँ भी फ्लैट देखने के लिए जाते हैं वहां पर कोई भी उनके प्रोग्रामर होने पर विश्वास नहीं करता है। बड़ी मुश्किल से काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक छोटा सा और काफी महंगा फ्लैट मिलता है। निंग ली जुन से बोलता है कि तुम्हें इतना महंगा फ्लैट लेने की क्या जरूरत थी, हम इसका रेंट कैसे चुकाएंगे? लेकिन ली जुन कोई जवाब नहीं देता और वो निंग से फ्लैट साफ करने का कहकर वहां से चला जाता है। इधर ली जुन जब एक रास्ते से जा रहा होता है तो वो अपने पास की हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लगता है कि पहले वो तीनों कितने अच्छे फ्रेंड्स थे और हैप्पी रहा करते थे। इधर जुन रेन से मिलने के लिए जाती है। रेन जुन को वो वॉलेट देती है जो निंग ने चुराया था, और ली जुन ने जुन को देने के लिए कहा था। जुन वॉलेट में अपना ईयरिंग चेक करती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। करती है। रेन बोलती है क्या कुछ इम्पोर्टेंट गुम गया तुम्हारा? जुन बोलती है कि हाँ, बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर जुन अपने कॉलेज जाती है जहाँ पर जुन अपने रिलेशनशिप की एक एक बातों को याद करने लगती है। इधर ली जुन भी सेम टाइम पर कॉलेज आ जाता है और वो भी पास की एक एक बातों को याद करने लगता है। इधर ली जुन अपने एरिया वाले पार्ट में जाता है जो कि छत के पास कॉर्नर में था। ली जुन की रिंग से गेट का लॉक खोलता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। वो वापस अपने पास की मोमेंट्स को याद करने लगता है कि किस तरह से वो और जुन हैप्पीली टाइम स्पेंड किया करते थे। ली जुन एक लाइटर को ऑन ऑफ कर रहा होता है। उसी वक्त जुन वहां से गुजर रही होती है। वो लाइटर की आवाज सुनकर छत पर जाने का सोचती है कि शायद वहां पर ली जुन होगा। जुन वहां जाती है लेकिन ली जुन वहां नहीं था। जुन सोचती है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई होगी और वो वहां से जाने लगती है। तब वो लॉक पर कीरिंग लगा हुआ देखती है जिससे ली जुन ने लॉक खोला था, और ली जुन वहीं वो कीरिंग भूल गया था। फिर फ्लैशबैक में हमें स्टार्टिंग की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर अप्लाइड टेक्नोलॉजी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है। सीनियर ली जुन का नाम बुलाते हैं लेकिन ली जुन वहाँ नहीं था, और इससे पहले किसी ने भी ली जुन को नहीं देखा था। और फिर एंट्री होती है हमारे रूट पेट बॉय ली जुन की। ली जुन की पर्सनालिटी ऐसी थी कि सभी उसे एक बार में ही इम्प्रेस हो गए थे। ली जुन बिना किसी को हाय हेलो किए बिना ही बुक लेने चला जाता है, और इस वजह से सब उसे वहाँ पर एरोगेंट समझने लगते हैं। ये है जुन की कॉलेज की फ्रेंड फेंग। जुन एंड फेंग कॉलेज से जाते वक्त बात कर रहे होते हैं कि एक एरोगेंट बॉय के साथ पढ़ना काफी स्ट्रेंज होगा। इधर रेन, फेंग एंड जुन तीनों रूममेट हैं। रेन अभी अपने करियर के स्टार्टिंग में थी। जुन एंड फेंग
कैंटीन में लंच करने का जाने का सोचते हैं। कैंटीन में काफी ज्यादा भीड़ थी तो बड़ी मुश्किल से उन्हें एक टेबल मिलती है। जून प्लेट रख कर वापस सूप लेने के लिए चली जाती है। इधर फैंग खाना ठंडा ना हो जाए इसलिए टेबल चेंज कर लेती है और पहले वाली टेबल पर लीजुन आ जाता है। लीजुन भी वापस जूस लेने के लिए चला जाता है। इधर फैंग को किसी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। जब लीजुन जूस लेकर वापस आ रहा होता है तब वो देखता है कि उसके टेबल पर जून बैठी हुई है और वो उसका लंच कर रही है। लीजुन जून के सामने वाली चेयर पर मुस्कुराते हुए बैठ जाता है। जून उससे बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड की सीट है तो तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ, लेकिन लीजुन कोई जवाब नहीं देता। लीजुन बोलता है कि खाने का टेस्ट कैसा है। जून बोलती है कि इतना भी बुरा नहीं है। जून बोलती है कि अगर तुम्हें यहीं बैठना है तो मैं खाना खाकर चली जाऊं, उसके बाद बैठ जाना। लीजुन कोई जवाब नहीं देता, वो बस साइलेंटली मुस्कुराता रहता है। इतने में ही वहाँ फेंग आती है। फेंग जून से बोलती है कि तुम ये किसका खाना खा रही हो। जून बोलती है मेरा और किसका। फेंग बोलती है लेकिन तुम्हारी प्लेट तो वहाँ है, खाना ठंडा ना हो जाए इसलिए मैंने प्लेट उठाकर उस टेबल पर रख दी थी। जब जाकर जून को समझ आता है कि वो लीजुन की प्लेट खा रही थी। जून शेम डिशेस होने की वजह से कंफ्यूज हो गई थी। जून लीजुन को सॉरी बोलती है लेकिन लीजुन कोई जवाब नहीं देता और एरोगेंसी में उसे घूरने लगता है। जून बोलती है कि तुम अपनी पसंद से कोई भी डिशेस वहाँ से ले सकते हो और ये मेरी ट्रीट होगी, लेकिन लीजुन अभी भी कोई जवाब नहीं देता और एरोगेंसी में घूरता ही रहता है। जून इन सबसे परेशान होकर डोमिनेटरी में चली जाती है और फेंग से नाराज हो जाती है। इधर लीजुन शावर ले रहा होता है। वहाँ पर गाओ लीजुन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन लीजुन उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इतने में ही गाओ को हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो लीजुन को अपने फ्रेंड का रूम कार्ड देता है और कहता है कि वो तुमसे ये ले जाएगा और जल्दी जल्दी में वहाँ से चला जाता है। इधर रात को लीजुन जब डोमिनेटरी में जा रहा होता है तब वहाँ जून खाने के पैसे देने के लिए आती है। लीजुन पैसे ले लेता है और जून को वो रूम 312 रूम कार्ड दे देता है जो उसे गाँव ने दिया था। जून उससे पूछती है कि ये क्या है, लेकिन लीजुन जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। जून वो कार्ड ले जाकर रूम में अपनी फ्रेंड्स को दिखाती है। फेंग बोलती है कि कॉलेज के फर्स्ट डे पर ही तुम्हें कॉलेज के सबसे हैंडसम बॉय ने प्रपोज किया है तो तुम्हें उसका प्रपोजल जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। इधर रेन रूम नंबर मैप पर सर्च करती है और वो रूम नंबर किसी होटल का निकलता है। जून वो रूम कार्ड लीजुन को उसके रूममेट के हाथों वापस भिजवा देती है और उस पर जून का मैसेज लिखा होता है कि लीजुन थोड़ी शर्म करो। इधर सीन शिफ्ट होता है। कॉलेज का फर्स्ट डे होता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट एंड लीजुन टाइम से आ जाते हैं, लेकिन जून एंड फेंग आने में लेट हो जाती है। जब जून एंड फेंग क्लास में पहुँचती है तब सीनियर क्लास में आ गए होते हैं। फेंग बहाना बनाती है कि जून के लेट उठने की वजह से हम लेट हो गए। सीनियर दोनों को डांटती है और नेक्स्ट डे से टाइम पर आने का बोलती है। फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठती है और जून को लीजुन के पास वाली सीट मिलती है। फिर लीजुन अपने आप को सभी स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराता है और यही सभी को ये भी पता चलता है कि लीजुन इस ईयर ही साइंस कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉपर रहा है। लीजुन के बाद फिर फेंग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और फेंग ही क्लास की मॉनिटर बनाई जाती है। इधर लीजुन क्लास में ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो बस अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। जून जो कि लीजुन के पास बैठी हुई थी वो बार बार लीजुन की तरफ देख रही होती है कि इतनी देर से लीजुन इस लैपटॉप में क्या कर रहा है। लीजुन इस चीज को नोटिस कर लेता है कि जून उसकी तरफ देख रही है। जब भी लीजुन जून की तरफ देखता है तो जून कहीं और देखने लग जाती है और वापस जब लीजुन लैपटॉप में काम करता तो वापस उसे देखने लग जाती है। लीजुन को पता था कि जून का क्लास में ध्यान नहीं है। लीजुन जून से बोलता है कि मजाक में बोलता है कि सीनियर ने तुम्हें इंट्रोड्यूस करने को कहा है और जून फटाक से खड़ी होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाती है, लेकिन सीनियर बोलती है कि मैंने तो तुमसे नहीं कहा तुमसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, और बेचारी का क्लास में मजाक बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे क्लास में सभी स्टूडेंट्स टाइम से आ जाते हैं, बस लीजुन को छोड़कर। फेंग जो कि मॉनिटर थी वो बोलती है कि 5 मिनट्स में सीनियर आते ही होंगे, अगर उनसे पहले लीजुन नहीं आया तो क्लास के पॉइंट्स कट जाएंगे। फेंग लीजुन को कॉल करती है लेकिन लीजुन कॉल रिसीव नहीं करता। फेंग लीजुन को मैसेज करती है कि तुम क्लास में क्यों नहीं आए। लीजुन रिप्लाई देता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। फिर फेंग वापस मैसेज करती है कि अगर तुम क्लास में नहीं आए तो क्लास के पॉइंट्स कट जाएंगे। लीजुन रिप्लाई देता है कि इट्स नन ऑफ माय बिजनेस और फिर सीनियर आ जाते हैं। फिर क्लास के बाद फेंग जून से लीजुन को नेक्स्ट क्लास के लिए मनाने को कहती है और बोलती है कि अगर वो नहीं आया तो कल हमारे डबल पॉइंट्स कट जाएंगे, और यही हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।